Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and thank you so much everybody for tuning into PTV Sports. आप लोग देख रहे हैं गेम ऑन है, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, ऑब्वियसली गेम ऑन है में पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल भी हमने जो कल के मैच है उसके ऊपर बात की थी, जिसमें पेशावर ज़ल्मी को हमने विक्टोरियस इमर्ज होते हुए देखा। आई थिंक इट वाज ग्रेट फॉर पेशावर ज़ल्मी, सम रिस्पेक्ट फॉर बाबर आजम। Not just that, I think as a side they have started to find that balance which was required. And दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के हवाले से, so लाहौर कलंदर्स in Lahore in Gaddafi Stadium I think was something which the fans didn't like. It was something which the Lahore Qalandars might not like themselves as well. But where did they go wrong is something that we will be talking about today. तो सबसे पहले जो है वो हम कल के मैच पे बात करेंगे, उसके बाद आज भी चूंकि 15वां मैच होगा, यानी कि प्ले ऑफ से पहले जो 30 गेम्स होने, इसका मतलब पाकिस्तान सुपर लीग प्ले ऑफ से पहले अपने आधे मरहले तक पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से। तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराता हूं। सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही सेन वॉइस ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग जेंटलमैन दैट आई हैव एक्चुअली कम अक्रॉस। जब एनालिसिस की बात करें तो मेरा ख्याल टॉप नॉच रिसर्च बैक्ड एनालिसिस होता है और उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी इंक्लूड करते हैं, जिसके साथ आपकी फोरसाइट ज़रूर बढ़ जाती है टू एक्सपेक्ट कि आगे क्या होने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर बाजिद खान, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कभी कभार ऐसे होता है ना कि बैटर आता है बैटिंग करने तो पहले ही आके चौके मारने लगता है कि वो नेट करके आया हुआ है। आप भी आज लग रहा है कि आप फ्लो में ही चल रहे हो, सुबह से ही मैं फ्लो में ही चल रहे हो। तो जो इंट्रोडक्शन के बाद जो फ्लो है वो लग रहा है कि पहले से चलती है, नेट करके आए आप। थैंक यू सो मच। आज असल में फ्राइडे, आपको पता है फ्राइडे वाले दिन मैं नेट लाजमी करता हूँ। बट इसी के साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं इनकी, अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की हम बात करें कि किसी ने अगर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेकर आई हैं, या उसके जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है, या इनके एनालिसिस की बात करते हैं, आई थिंक बहुत ही टॉप नॉच होता है। मेरी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बात है वो ये है कि जब भी आप इनसे बात करें तो स्क्वाड भी इनको याद होता है, पिछला प्लेइंग 11 भी इनको याद होता है, कौन खेला कौन नहीं खेला याद होता है, तो बहुत तैयारी से आती हैं। यू नो, फॉर्मर स्किपर लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर पाकिस्तान women one day internationals, Pakistan's women T20 international as well, gold medalist, you know, the one who's actually played in World 11 as well. She is Miss Sana Mir. Hello, assalamu alaikum, how are you? वालेकुम अस्सलाम, वाकई फॉर्म में आज सही। Thank you so much for joining us, wonderful to have you over here. चीज़ भूल कैसे सकते हैं, 3-3 4-4 दिन में शो होंगे तो बातें रिपीट। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल। शुक्र है, अच्छी बात है। कोई भूल भी जाए तो आगे पीछे कोई कर ही देता तो दोबारा याद आ जाता। मैं मेरे ख्याल मैं अच्छा मैं जरा पहले गेम के हवाले से थोड़ी सी आपसे राय लेना चाहता हूं कल के गेम के बारे में। आपकी क्या गेम राय से है? पहले बड़ी खबर पे बात करें, छोड़ें ये छोटी मोटी बातें हैं, ये HBL PSL छोटी बात है। आपको मैं बड़ी खबर सुनाता हूँ। जी सुनाएं। आप क्योंकि शोज कर रहे हैं ना तो आपने आपकी नज़र से गुजरा नहीं होगा। और डॉन की खबर है जी, डॉन की खबर है कि PCB फॉर्म्स कमेटी फॉर रीवैम्पिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जी, कमेटी में कौन है सर? सबसे बहन जी कमेटी में कौन कौन है? कमेटी में अभी कमेटी तक आता हूँ मैं। सबसे पहले अब इसमें यह सवाल उठता है कि पिछले साल आपने जो इतना एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया था, बिल्कुल उस पर अब आपको डाउट्स हैं। आपने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, PCB इसी रिजीम ने बनाया था, उस पर आपको डाउट्स हैं। उसमें आपने एक फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट रखा हुआ था, जो आपका प्रीमियर टूर्नामेंट रखा था वो जून में रखा था, वो जून से अगस्त तक जाना था। वो जब आपने 5 जो टीमें बनाई, 5 या 6 जो भी बनाई उनका होना था, वो आपने ड्रॉप किया उसमें से, क्योंकि वो शेड्यूलिंग सही नहीं थी। अब इसमें भी वो मेंशन है, वो कहीं बहुत कम लोग ये मेंशन करें, लेकिन इस खबर में ये मेंशन है कि आपने एक अंडर 19 ये एस्टॉनिशिंग मूव, बॉयज़ जूनियर टूर्नामेंट जो अंडर 19 का टूर्नामेंट था, वो एक दिन का हुआ, फर्स्ट डे प्ले हो गया, टीमें आ गई, फर्स्ट डे प्ले हो गया और फिर टूर्नामेंट ख़त्म कर दिया गया। तो ये मतलब बड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन ये फेलियर है। अब इससे आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो कल हम बात कर रहे थे, कल प्रोग्राम में या उससे पहले एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक जो बंदे को आप पिक करते हैं वो होता है कि स्पेशलिस्ट इन हिज जॉब। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको वहीं पे रहने दें। और एक ही मतलब कोई बहुत बड़े आप बहुत ही काबिल इंसान हो तो मैक्सिमम चले 2 कर लें, इससे ज़्यादा आप चीज़ों में कर नहीं सकते। आप मतलब आप सिलेक्टर हैं, कोच भी हैं, ये भी कर लें वो भी कर लें, ये बहुत मुश्किल काम। अब इस कमेटी में बनाए गए नाम सुने पहले, सबसे पहला नाम जी आकिब जावेद। क्या बात है। आकिब जावेद पहले सिलेक्टर आए,
टीम उनकी जीती, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने कहा जी हमने पिचेस चेंज कर ली, क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद बन जाते हैं हेड कोच। जी हेड कोच वो रहते हैं। अब हेड कोच चले, हेड कोच लगे, आपने उनको ये स्पेसिफाई कर दिया कि हेड कोच बहुत अच्छे, हेड कोच वो लगे। अब वो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी ये वो सारा वो हेड कोच किए, 2 सीरीज में, मेरे ख्याल 1-2 डिजास्टर सीरीज। हुए काफी बड़े। उसके बाद वो इंटरिम कोच हेड सिलेक्टर है अभी भी, अब उनको लगा दिया जाता है High इस performance. कमेटी में। Yeah, yeah. ये इन्होंने रीस्ट्रक्चर करना है डोमेस्टिक क्रिकेट। जी अब आपने हिस्टोरिकल एक बात की ना, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, लोग नहीं मानते लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जब रीजन्स बनाए गए तब पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। वो राशिद भाई का शेर बार बार याद आ जाता है। तो उसमें यह हुआ था कि आपने जहाँ से प्लेयर निकल रहे थे, जहाँ की टीमें थी, उनको अमेलगमेट कर लिया, और रीजन जो आप अगर अगर पाकिस्तान का मैप निकालें ना, तो पाकिस्तान के मैप में रीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। तो जब आप चीज़ आर्टिफिशियल कर देते हैं ना, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ही होती है। तो रावलपिंडी रीजन, अगर लाहौर रीजन आप मैप में निकालें, आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। तो आपने वो रीजन सिस्टम शुरू किया था। अब आकिब जावेद जो हैं, ये रीजन सिस्टम, अगर ये गौर से अगर इस बात को सुने, तो ये शेखुपुरा की पैदावार है। शेखुपुरा LDCA वो ग्राउंड, उस स्टेडियम से ये फास्ट बॉलर, ये पहले फास्ट बॉलर वहाँ से निकले थे। शेखुपुरा LDCA की टीम ख़त्म करके, ये 2001 या कब की बात है, ख़त्म करके उनको सियालकोट में डाल दिया था। सही। तो वहाँ से प्लेयर आने बंद हो गए। अब मज़े की बात यह है कि जब वो 2001 में जो सारा तब जो स्ट्रक्चरल चेंज थी, उसमें कौन लोग थे? कौन लोग थे? यही लोग थे। 2 बंदों की कमेटी थी उसमें, एक आपके जावे थे, एक रमीज राजा थे जी। अब कितने साल हो गए उसको? मेरे 23-24 साल के जी, बाद 24 आप साल। उन्हीं को कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर डेवलप करें। मेरी समझ से बाहर है ये। ठीक है। प्लस मेरी समझ से ये भी बाहर है कि एक बंदे को इतनी ज़्यादा पोस्ट आप कैसे दे सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। फिर एक आपके, हमारे भी दोस्त, आपके भी दोस्त यहाँ पे, उन्होंने वर्ल्ड कप किया, वो पहले बने जी पता नहीं Chief select- सीनियर selector- सीनियर selection में शायद, सीनियर director। डायरेक्टर बने बिल्कुल। टीम के। फिर टीम परफॉर्म नहीं किया, वो वापस आ गए, उनको वो नहीं, फिर पता नहीं मेंटोर्स टीम के साथ भी गए फिर। हाँ जी, फिर मेंटोर्स के मेंटोर्स बन गए, वो भी अब इनको इस कमेटी में मोहम्मद लगा- हफीज की बात कर रहे हैं। नहीं, वहाब अच्छा, वहाब रियाज की। यस। अब उनको इस कमेटी में लगा दिया, तो ठीक है, वहाब रियाज पे बहुत ट्रस्ट है उनको, लेकिन अगेन हर चीज़ पे एक्सपर्टीज, हर चीज़ पे मैं कहता हूँ कि मुझे भी शायद 0.5, अगर 100 चीज़ें हैं तो 0.1 चीज़ में मुझे शायद एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन हर चीज़ पे एक्सपर्टीज़, ये कमाल की बात है। साथ में फिर CEO हैं सुमेर सैयद हैं, लाहौर रीजन के हैं, ख्वाजा नदीम और बिलाल अफजल जो डेटा उसमें थोड़ा असिस्ट करेंगे। बट कमाल ये है कि आप पिछले सीज़न आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस सीज़न आपको उस पर डाउट्स हो जाते हैं, और बंदे वो लेके आते हैं जो एक दफ़ा टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने यही सारा प्लान ये पहले भी अप्लाई किया जो है और अब भी पहले वही कर उन्होंने रहे हैं। बनाया था, और अब आके Revamp करेंगे। अच्छा, जो वो चला रहे थे प्लान, वो डायरेक्टर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, खुरम नियाजी, जो अब सब जानते हैं, आप डोमेस्टिक में किसी से भी मिलें तो कहते हैं यार वो सबसे मतलब अच्छा। सबसे ज़्यादा काम वो करते हैं उसको। और सीनियर जनरल मैनेजर जुनैद ज़िया, उनको रखा ही नहीं। वो कमेटी से है ही नहीं, तो वो उनका कोई इनपुट नहीं है, और ये डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, उनका कोई इनपुट है नहीं। तो ठीक है, अब आप रिस्ट्रक्चर दोबारा कर रहे हैं, आप किसकी एडवाइस ले रहे हैं, क्यों रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये आपको पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हम क्यों रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो आते ही खुद ही रिस्ट्रक्चर और कर क्या दिया ना। रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सवाल ये भी है। और उन लोगों को आप बार बार हर चीज दे रहे हैं जो पहले से ही मतलब इन्वॉल्व है, उनको और चीजें दे रहे हैं। या तो एक बाहर की कमेटी बना देते ना कि यार चलो ये लोग हैं, ये मतलब इनको क्रिकेट का पता है, या कोई 2-4 नाम जो भी हो उनको लगा दो कि जी आप हमें सजेशंस दें कि रिस्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए। जो एक्चुअल सिस्टम में के अंदर काम ही कर रहे हैं, जो बार बार काम कर रहे हैं, उन्हीं को आप दोबारा वही दे रहे हो। तो मुझे तो ये तो ऐसा आपको भी पता है, सबको पता है कि मैंने तो ये एक टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ। बिल्कुल ऐसे तो जब ऐसी बात होती है तो मेरा तो तकलीफ होती है। तो आप ये मुझे अगर कोई भी, मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा,
लेकिन जो तरीक़ेकार है जो आप करना चाह रहे हो, एक बंदे पे या दो बंदों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही जो आपने जो सेट किया था उसी को आप डाउट कर रहे हो, तो फिर गलती पहले थी, अब थी, या हो रही है मुसलसल हो रही है बेसिकली। मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, फिर आगे मैं इसके ऊपर मजीद एक्सप्लोर करूंगा। बेसिकली लाडलों को नवाजा जा रहा है। अब ये जो अभी बाजिद भाई ने सारी तमहीद बांधी, इसकी वजह यह है कि यार अगर यही लोग ये सारे प्लान्स लेकर आए थे और अब दोबारा भी रीवैम्प भी यही करेंगे। इसमें हाल ही में वेरी सॉरी, मैं एक तकरीब में मौजूद था, रमीज राजा साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो रमीज राजा साहब ने बड़ा जज्बाती होकर ये कहा उस तकरीब में कि जी मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पिचेज हैं वो सारी तब्दील कर दी जाए। ठीक है जी, तब्दील कर दी जाए। मैंने किसी से पूछा कि यार ये थोड़े से पहले ये जो अभी रमीज भाई बातें कर रही हैं, ये तो चेयरमैन थे, इन्होंने तब्दील क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा यार आप रहने दे, आपने इनसे ये सवाल नहीं करना, तो हमारी तकरीब ज़रा गड़बड़ में चली जाएगी। मैं वापस आके ज़रा इसी बात पे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये तकलीफ दे है कि अगर आपने उन्हीं सब लोगों को बार बार यही मौके देने और उनको लाडला बनाना है और उसके बाद परफॉर्मेंसेज नील हैं, आप एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर चुके हो और इतना वसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था इस पूरे साल का कि आप अगर उसको देखें तो आप कहेंगे कि यार इतनी क्रिकेट कौन खेलेगा। मेरा ख्याल है कि मैं इसको मजीद बात करता हूँ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, मैं सना से भी टेक लेना चाहता हूँ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। Welcome back. Thank you so much for staying with us. Obviously, we're building up on a story which was just now. I mean, obviously, बाजिद भाई ने उसके बारे में और बहुत इक्विवोकली उसके बारे में बात भी की और उन्होंने बड़ी ठीक बात की और मेरा ख्याल है इसके ऊपर मजीद बात करना ज़रूर बनता है। इन्होंने कहा कि जी रिवैम्प किया जा रहा है डोमेस्टिक का जो सारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किया पिछले पूरे साल में, बहुत ही तवील हमारा डोमेस्टिक का स्केड्यूल भी था, लेकिन जो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि वही लोग जिन्होंने पिछला डोमेस्टिक का पूरा स्केड्यूल स्ट्रक्चर बनाया था वही लोग अब फिर से रीवैम्प भी करेंगे, जिसमें वहाब रियाज और आकिब जवेद जो हैं वो सर फहरिस्त है। मैं अब ज़रा सना मीर की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। इनकी टेक आ गई ब्यूटीफुल कि यार या तो वो पहले उन्होंने गलत किया था, अब वो कुछ ठीक करने लगे हैं। दूसरी बात ये आती जाए, इन्होंने कहा कि यार अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट का इलाज करना है पेट वाले के पास जाएंगे, सर वाले का सर वाले के पास जाएंगे। इसी तरह की एक एग्जांपल हमें मिलती है जब हम बात करते हैं फॉर रेफरेंस जनरल तौकीर की। वो अगर हम उनकी बात करें, जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे तो उनके पास 3 और पोस्टिंग्स थी एंड दैट टू ही वाज सर्विंग विद पाकिस्तान आर्मी। अब हम अपने चेयरमैन की बात करें तो इनके पास भी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन ही नहीं है बल्कि ACC की भी है और उसके बाद हमारे ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेक लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं ज़रा बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि वही लोग फिर से दोबारा सिस्टम को रीवैम्प करने की बात करें जिन्होंने पिछली दफ़ा सिस्टम खुद आकर खड़ा किया था। देखिए अनफॉर्चुनेटली पीसीबी का ये एक साइकिल रहा है जो टूट नहीं पा रहा किसी भी दौर के अंदर, कि रादर देन आप ऑफिशियल्स में अकाउंटेबिलिटी का एक कल्चर डेवलप करें, वहाँ पे म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाती है। अगर एक पोस्ट से निकलते हैं, कोचिंग अच्छी नहीं हुई तो मैनेजर बन जाए, मैनेजर अच्छा ना हुआ तो असिस्टेंट कोच बन जाए। इसी तरह टॉप लेवल पर भी अगर डोमेस्टिक में सही काम नहीं हुआ इंटरनेशनल में चले जाए, इंटरनेशनल में नहीं हुआ तो किसी और डिपार्टमेंट PSL में चले, मतलब ये सिर्फ रिसाइकलिंग होती है। तो ये जब तक होगा, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ वो है कि हमारे क्रिकेटर्स हों या आम आवाम हो, हम हर वक्त चेयरमैन और टॉप लेवल पर जाते हैं पर हम लोग खुद नो करना क्यों नहीं जानते। हम क्यों नहीं कह सकते, जो बाजिद भाई भी बात करें कि आप एक साथ 5 चीज़ों के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते। 60 लाख को का इनकार होता है? क्यों नहीं होता? या 50 लाख को बिल्कुल होता है शहजाद, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, फिर हमारा हक नहीं है हम इस सिस्टम के ऊपर बैठ के क्रिटिसाइज करें कि अगर हमें मौका मिलते साथ अगर हम भी उस मौके का फायदा उठा रहे हैं। आप जैसे मॉरली करेक्ट लोग कम है ना, मतलब ये तो सीधी सी बात है। देखें 50 मैं कोई इसमें मैं बिल्कुल इस जगह पे ये नहीं कह रही कि मैं कोई करेक्ट हूँ या कोई करेक्ट नहीं है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमें पहले किसी एक चीज़ को पकड़ना है, उसके ऊपर काम शुरू करें, और अगर कोई दूसरा काम कर रहा है और हम कहते हैं, हम खुद सारे जितने भी क्रिकेटर्स आप उठा के देख लें, हर कोई एक बात कहेगा, या इवन एनालिस्ट उठा के देख लें, वो हर कोई एक बात कहेगा, हम सिस्टम को चलने नहीं देते, हम सिस्टम को बार बार बदल देते हैं। पर द मोमेंट सिस्टम बदलने के लिए आपको आवाज़ दी जाती है, आए जी सिस्टम बदलना है, यस सर हम आ गए, तो ये चीज़ हमें ख़त्म करनी है, हमें इस कल्चर को डेवलप करना है। और ये बात हमारी लीडरशिप को जब तक समझ नहीं आएगी कि ना करने वाला इंसान अच्छा है, जो आपको बता सके सर ये नहीं हो सकता या ये ऐसा करेंगे तो ख़राबी है, हमें क्या चाहिए जो यस करे, जो हमने कह दिया। तो जब तक इस कल्चर को हम नहीं ख़त्म करेंगे तो हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे और हम इसी तरह प्रोग्राम्स करते रहेंगे और फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। मसला अब वो मसला आगे तक चला गया ना, मसला अब
जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला वो आगे तक चला गया। अब तो कॉन्ट्रैक्ट ही ये साइन हो रहा है कि जी मैं ये भी करूँगा लेकिन मैं ये भी करूँगा, जो कॉन्फ्लिक्ट उसका बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया तो जी नहीं मैं मुझे तो अलाउड है। हाँ। लेकिन जब आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे हो उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट अगर लेके आओ, चाहे वो मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल, ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसकी गलती है। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया है कि जी नहीं जी मैं ये भी करूँगा, मैं 2 महीने 3 महीने ये भी करूँगा और आपके लिए भी काम करूँगा, तो फिर उसमें तो फिर आप रोक भी नहीं सकते और उसको गलत भी नहीं कह सकते। कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है लेकिन वो आपने अलाउ किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये फिर इसमें तो अब आप एक और लेवल पे चले गए ना। अच्छा, ये जहां पे मुझे ये लगता है, मैं आपसे दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जहां पे ये इस नाम की अगर हम बात करते हैं कि रीवैम्पिंग ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, अगर इसको निकाल दिया जाए, नॉर्मली हम भी अगर अपने दफ्तरों में बात करें, अगर कोई और काम हम कर सकते हैं तो हमें अगर कोई बोल देता है कि यार ये बच्चा अच्छा है, समझ आए इसको काम की, यार इसको ये वाला काम भी दे दो, इसमें क्या मसला है, इसमें कोई क्या दो राय है? ये आप किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं नॉर्मल आपसे एग्जांपल दे रहा हूं कि यार ये आकिब भाई को क्रिकेट के बारे में बड़ा पता है, वहाब रियाज को डोमेस्टिक का बड़ा पता है, जाते भी रहे, हमने देखा भी है। पाकिस्तान, जो पाकिस्तान क्रिकेट है, हम कहते हैं ना ये पीसीबी इज मतलब प्राइवेट एंटिटी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान की है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी लानी है तो आप जिस मर्जी को काम दो। अगर आपने बेहतरी लानी है तो अगर आपने जो ये जड़ है पाकिस्तानी क्रिकेट, ये लोग अभी भी नहीं मानते जी डोमेस्टिक को इज्जत दो, लेकिन ऊपर से बात करते हैं। जड़ है पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन आती है ना आपकी पाकिस्तान टीम में, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की ही आती है। हम फौरन चले जाते हैं जी नहीं इसी स्ट्रक्चर से इतने लोग आए, वो ज़माने ख़त्म हो गए। जब 2 फॉर्मेट थे ना, वो वाले ज़माने ख़त्म हो गए, और उस ज़माने में टीमें इतनी आगे नहीं गई थी। हम न्यूजीलैंड को आप देख लें, हम कहते हैं हम न्यूजीलैंड को तो हराते रहते थे, न्यूजीलैंड बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर था, उसमें उन्होंने, जब घर की बिल्डिंग होती है ना उसके अंदर फिर आप चीज़ें ऐड करते तो सोफ़ा सेट लगा लो, उसमें सिस्टम लगा लो, थिएटर लगा लो, लेकिन घर बुनियाद तो होनी चाहिए ना। तो जब आप अपने स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो फिर ये रिफ्लेक्शन आती है आपकी टीम में, और जब टीम में आती है फिर सब बात करते हो यार वो आप अपने स्ट्रक्चर पे काम करने लगे, अब आप वो कह तो रहे हैं आप रिवैम्प करें स्ट्रक्चर को। नहीं तो पहले भी आके रिवैम्प किया ना वो नहीं हुआ ना उनसे। लेकिन अब मुझे ये बता दें कि मुझे लगता है ये हमें कहानी सुनाते हैं बेसिकली, मुझे ये लगता है कहानी सुनाते हर दफा कि भाई अब बस ये होने लगा। मुझे ये बता दें कि कोई भी, मैं ओपन मतलब किसी से भी पूछता हूँ कि जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं या अब के प्लेयर्स हैं या जो भी प्लेयर्स हैं, वो मुझे ये बता दें कि बाकी दुनिया में स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर कैसे चलता है। अगर आप बात कर चुके हो, मैं 12 साल से बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते और आप कहते हो कि नहीं हमारे पास जादू की छड़ी है, तो फिर आपके सामने है क्या हो रहा है। अगर आप उसको रेप्लिकेट अपने लिहाज से कर सकते हो तो आपके पास 2000 पैसा नहीं था उस स्ट्रक्चर में, 2 टूर्नामेंट्स होते थे, लेकिन जो प्लेयर जहां से आ रहा था ना उसमें पैसा नहीं था, लेकिन वो जो सिटीज डिवीजन प्लेयर बना रहे थे वो प्लेयर बना रहे थे। जब रीजन लेके आए ना तो आपने उसको बंद कर दिया, उसको आपने सेंट्रलाइज कर दिया। अब मेरी बात, शहजाद को कहते हैं कि 4 टीमें चला ले क्रिकेट की अकेला। मैं क्लब क्रिकेट की मैं इनकार करूंगा, मैंने सना की बात पे अमल करना है। बात कर रहा हूँ, अगर जो भी डिसीजन, जो भी प्लेयर सिलेक्ट होगा वो शहजाद की अप्रूवल से होगा। शहजाद नहीं कर सकता। शहजाद को कहें कि एक टीम में क्लब क्रिकेट की एक टीम चला ले, शहजाद कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेंट्रलाइज में जब आप 27 टीम में चलाओगे तो कैसे चलाओगे? बहुत आला, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसमें एक सवाल मैं बादल भाई से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है इसको वापस डिसेंट्रलाइज करने में सबसे बड़ी रिलक्टेंस किस वजह से है? उसका रीजन क्या है? पीसीबी, ये आज की बात नहीं है, पीसीबी हमेशा से ना सबसे ज़्यादा पीसीबी की जो मतलब एक चीज़ है अट्रैक्टिव है वो पावर कब है? पावर प्लेयर्स से है। प्लेयर्स में आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप करोड़ों का नुकसान कर लेंगे लेकिन वो हाथ से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरी पावर है, ये लड़का खेलेगा तो पीसीबी की टॉप ब्रास जो है वो कहेगी ये लड़का खेलेगा, जहां से भी खेलेगा, वो पावर है। अब डिसेंट्रलाइज में ये है कि रावलपिंडी से लड़का निकलता है, रावलपिंडी का कोई भी कोच है, प्रेसिडेंट है, उसको क्रेडिट जाएगा, वो हजम नहीं होता। पर उसकी बरक्स बादल भाई, आज अगर एक कोच है जो
ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज उठाई जा रहा है सिस्टम के अंदर का, उसके बावजूद भी उसको पाकिस्तान टीम का कोच नहीं लगाते बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है, बिकॉज जब तक आपका पीसीबी के साथ अच्छा गठजोड़ नहीं है तो आपका अगर डिसेंट्रलाइज्ड है ना, तो शहजाद रावलपिंडी का कोच है, सिर्फ शहजाद ही रगड़ा जा रहा है इसमें, शहजाद रावलपिंडी का इतना कोच, खुश है मैं आपको उसको इतने टीम टैलेंटेड लड़के दूंगा बॉस, आपकी उसको टीम भी मिल गई, कोचिंग भी कर ली। रावलपिंडी का कोच है, सना ने उसको मोरालिटी पे लेक्चर दिया, इसने कहा मैंने रावलपिंडी में काम नहीं करना, इसने रेजिग्नेशन दे दी रावलपिंडी से। इसके लिए 10 और सिटीज हैं, डिवीजन हैं जहाँ जाके ये कोचिंग कर सकता है। शहजाद इस सिस्टम में काम कर रहा है, रावलपिंडी का कोच है, सना ने मोरालिटी का इसको दिया है, इसने कहा मैंने रावलपिंडी से नहीं करनी। इसने जब रेजिग्नेशन दी ना तो पूरे पाकिस्तान में पूरे पीसीबी से पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकता। सो द अपॉर्चुनिटी फॉर अ कोच टू ग्रो इज नील, बिकॉज ये तो पहले भी हुआ है, एक कोच चैंपियन हुआ, अगले साल वो कोच ही नहीं था, ऐसे ही है। सो कोच का फिर सेकंड ऑप्शन क्या, ये नेचुरल है, ये इसमें मैं कोच का फिर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यही है कि भाईजान मैं जो हूँ पीसीबी के साथ मेरा गठजोड़ अच्छा हो ताकि मैं लगता रहूं, टीम जीते हारे दैट इज सेकंड, तनख्वाह लगी रहे, माल चलता रहे, मतलब ये है कि घर गृहस्थी चलती रहे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुली एलैबोरेटिंग इट, एंड आई थिंक दैट दिस नीड्स टू बी टेकन अप, दिस नीड्स टू गो टू द चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ही नीड्स टू सी इनटू थिंग्स एज वेल, कि जो पहले रिस्पांसिबिलिटीज यार हमने दी थी अब दोबारा ही उन लोगों को दी जा रही है, नंबर 1, और नंबर 2 ऐसा लगता है जहाँ पे अभी इन्होंने कहा कि यार कनेक्शंस है, गठजोड़ की बात की है, तो आपको याद होगा अभी ये इलेक्शन से पहले जब इंटरिम सेटअप था तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में इंटरिम सेटअप में, तो वहाब रियाज साहब जो है उसके अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो इसके मजीद तो मुझे लगता है कि आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके मातहत ही काम करते थे, और वहाब भाई को लगता है कि शायद उनके मातहत अच्छा लगता है काम करना, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। लेकिन भाई काम ऑन ग्राउंड क्या है, अगर आप पहले ठीक थे तो अब क्या है, और अगर पहले खराब थे तो फिर वही लोग दोबारा क्यों ठीक करने के लिए आ गए। मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब चलते हैं जी कल की गेम की तरफ। और सना आपसे मैं बात शुरू करता हूँ, सबसे पहले जरा मैं लाहौर कलंदर्स के मिजरेबल फेलियर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, दैट टू इन लाहौर एंड इन कदाफी स्टेडियम। देखिए लाहौर की प्लानिंग ऐसी है कि जो ऑब्वियसली कभी कभी समझ नहीं आती, आपको अक्सर ही समझ नहीं आती। पहले बारी करनी पड़ी इनको, 129 रन्स बनाने में कामयाब हुए। सिकंदर रजा फिर एक दफ़ा 7वें नंबर पे आते हैं और आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, 52 बनाते हैं 37 पे, बाकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अजारी जोसेफ बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराते हैं, कल 3 विकेट्स लेते हैं 15 रन दे के। हुसैन दलत का भी कल मैच अच्छा रहा, बॉलिंग में भी 2 आउट किए और बैटिंग में भी 51 नॉट आउट ऑन 37। और बाबर आजम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए रन्स करना, 56 नॉट आउट, और जीत जाते हैं 7 विकेटों से पेशावर ज़ल्मी। पर मसला लाहौर का जो अब आ रहा है कि जो प्लानिंग की हम बात करते हैं, आसिफ अली को बेंच से उठा के एक ऐसे नंबर पे खिला दिया जाता है जिस पे हमने शायद उनको, हमने तो नहीं अपनी कम से कम जितनी ब्रॉडकास्टिंग का लाइफ है उसमें देखा कि ओपन ही करा देते हैं। उनकी स्किल सेट बिल्कुल डिफरेंट थी, पावर हिटर हैं, वहाँ से फेलियर शुरू होता है। 2 ओवर में आपके दोनों ओपनर्स वापस चले जाते हैं। उसके बाद अगेन जो सिकंदर रजा की बात हम पिछले 1.5 सीज़न से कर रहे हैं, पिछले सीज़न में भी यही देखने को मिला। एक आप प्रोडक्ट ऐसा प्लेयर जो आपको मैचेस जिता सकता है उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये नहीं कि 1 मैच 2 मैच, ये पूरा सीज़न पिछला भी अगर देखा जाए तो इसी तरह से था, अभी भी है। तो वो एक मुझे बहुत ही अजीब स्ट्रैटेजी लगती है, उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बाकी है कि पॉजिटिव पेशावर ज़ल्मी के लिए पॉजिटिव ये था कि उनके लिए भी ये विन बहुत ज़रूरी थी, बट बैटिंग ऑर्डर से लेके स्ट्रैटेजी से लेके कुछ खास समझ नहीं आया लाहौर कलंदर को देख। एग्जैक्टली इसके बाद जरा मजीद भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लाहौर कलंदर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो मेरे ख्याल ये ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाजिद भाई ने और सना ने ये बात ज़रूर की थी कि यार इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट। तो मैं जब बाजिद भाई की तरफ जाता हूँ कि बाजिद भाई विकेट वॉज डिफिकल्ट, हल्का हल्का सा ग्रास था। इंजमाम भाई को भी हमने इन द आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ये कहते हुए सुना कि यार इतनी ग्रास देख के तो काफी सारे खिलाड़ी अपने आप को इंजर कहलवा देते थे और बाहर नहीं आते थे। सो व्हाट वाज रॉन्ग विद द पिच, व्हाई कुडंट लाहौर कलंदर सर्वाइव एज लॉन्ग? मैं पिच थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सीम ज़रूर हो रहा था, वो T20 का टिपिकल पिच नहीं था, वो आपको नज़र आया है। उसी वजह से टॉस फिर लाहौर कलंदर्स खुद अपने आप पे ज़्यादा एम्फसाइज कर लेती है, ज़्यादा उसको बड़ा कर लेती है। ये जो बातें इसने सना ने पॉइंट आउट की हैं, सैम बिलिंग्स जो है वो ओपन करता रहता है, अगर आपको इतनी ही थी तो सैम बिलिंग्स को ओपन करा लेते हैं। आसिफ अली को आपने ओपन कराया जी आउट ऑफ द बॉक्स जाके,
और अनफॉर्चुनेटली वो पिच भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था, तो फिर सारी चीज़ें आपके आपके खिलाफ होगी। फिर शाहीन अपने आप को प्रमोट करता है, जहाँ पे सिचुएशन ये थी कि आपने थोड़ा सा डीप लेके जाना, उस वक्त विकेटें गिरी हुई है, थोड़ा सा एक स्टेबल पार्टनरशिप आपको चाहिए थी। शायद शाहीन अगर बाद में आता, और शायद शाहीन के 15, 20, 30 रन बाद में ज़्यादा वो हो सकते थे, तो आपका जो टॉप का प्लेयर है उसको आप नंबर 7 पे ले जाते हो। तो ये खुद अपने आप पे भी ना ये थोड़ी सी मुझे तो थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर लगता है ये। लोग वो भी एक शेर है जो आप बड़ा बोलते हैं, लोग जालिम थे, तो वो कुछ सानू भी शौक सी तो वो ये करते हैं, ये हम इसीलिए तो ये PSL की थोड़ी मैवरिक टीम है, क्योंकि ये डिसीजंस जो हैं, एक तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि शाहीन को इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, कप्तान को फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन जो कप्तान सबसे अच्छा वही होता है ना, जो सबसे मतलब आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं या आपके जो मैनेजमेंट है वो एक गेम प्लान सेट करे। ठीक है, कप्तान कभी कभार कहता है कि नहीं यार मेरा ये दिल नहीं मान रहा, मैं इस तरह कर लो, वो ठीक है जी। बट जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें तो आप ऑन द डे सिचुएशन के लिहाज से आप उसको मेंड कर सकते हो, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। बट ये अक्सर कलंदर्स जो है ना वो ऐसे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना तो बाहर ही हो जाते हैं, तो ये बाहर ही हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन भाई आप मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ज़रूरी नहीं है कि आप सबका भी ये ओपिनियन हो, मुझे ये लगता है कि शायद शाहीन इज़ बीइंग अ लिटिल टू सेल्फिश। सिकंदर रज़ा की यूटिलिटी उस तरह से नहीं हो रही। बैटिंग के तो हवाले से अभी बाजिद भाई ने बात कर दी, बॉलिंग में भी उनको ओवर्स नहीं दिए जा रहे, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनके पास बड़ी एबिलिटी है। सैम बिलिंग्स की भी वो इनकी बात कर चुके हैं। मैं ज़रा सिकंदर रज़ा के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो बैटिंग तो चलो जो उन्होंने 50 रन बनाए ताबड़तोड़, बहुत अमेजिंग। हालांकि उनको ऊपर नहीं भेजा गया, लेकिन देखें अल्लाह का निज़ाम है ना, जल्दी लेके आने का। उन्होंने कहा पहली विकेटें उड़ाओ और सिकंदर को लाओ, तो ये फेस सेविंग थोड़ी सी उनकी हो गई। Why do you think he is not being utilized? Why do you think Sam Billings is not being utilized? शाहीन खुद आके कहते हैं, क्योंकि कल बाजिद भाई नहीं थे तो सिकंदर भाई इंटरव्यू ले रहे थे शाहीन का, तो उन्होंने ये कहा कि आसिफ अली डोमेस्टिक में ओपन करता है और करता रहता है। हालांकि बात मैच नहीं करती, डोमेस्टिक में शायद 1 या 2 दफ़ा उन्होंने ओपन किया होगा। देखिए ये अब बात ऑब्वियसली कोशिश की मैंने भी जाके रिसर्च करने की, बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं किया, अगर किया भी है तो बहुत थोड़े से, मेरे ख्याल से 1% ऑफ हिज मैचेस भी नहीं होगा जिसमें बिल्कुल उन्होंने ओपन किया। मैं यही आपसे बात करूँ कि मुझे समझ नहीं आती, एज ए कैप्टन, एज ए कोच, आप हमेशा एक ऐसे प्लेयर को मैक्सिमम कॉन्फिडेंस और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहेंगे जो आपका मैच विनर होता है। उसमें सिकंदर रज़ा भी आते हैं, उसमें डेविड वीसा भी आते हैं, उसमें सैम बिलिंग्स भी आते हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जिनसे आपको पता है कि आप रिलायबल प्लेयर्स हैं, जो कि डे इन डे आउट उनका काम ही है पूरी दुनिया की लीग्स में जाकर उस मिडिल ऑर्डर को संभालना, टॉप ऑर्डर को संभालना, जो भी उनका ओवरऑल रोल है। ना सिर्फ बैटिंग में, ये तो हम देख ही रहे हैं, बैटिंग में शाहीन अपने आप को प्रमोट करते हैं। बॉलिंग में अगर आप देखें तो 15वें या 16वें ओवर में वो आते हैं जब आप 129 डिफेंड कर रहे हैं। आप जब 129 डिफेंड कर रहे होते हैं, कोई भी कप्तान तो सबसे पहले अपने बेहतरीन बॉलर्स को लाते हैं, क्योंकि ये स्कोर ऐसा है, पिच जैसा भी हो T20 में, ये 10 विकेटें लिए बगैर ये स्कोर आप रोक नहीं सकते। तो आपने पहले तो 2 अच्छा वहां पर किया कि हारिस रऊफ से आपने नया बॉल करा दिया, जिसका आपको फायदा भी हो गया। तो पहले तो 2 बॉलर्स आपने ठीक यूज कर लिए, उसके बाद अब डैरिल मिचेल को भी यूज कर लेते हैं, और बाबर खड़ा है क्रीज पे, आप स्पिनर को नहीं लेकर आ रहे यार, और आप एक इमर्जिंग प्लेयर को भी यूज कर लेते हैं बाबर के आगे, आप स्पिनर नहीं ला रहे। जो आप बात करें कि बाबर की एक मसला है, आपके पास रिशिद भी मौजूद हैं जो कि लेग स्पिनर हैं, और बाबर का थोड़ा सा रहा है इशू, आप नहीं लेके आते। सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि कैसे ये प्लानिंग हुई है, ये स्ट्रैटेजी हुई है। तो मुझे तो समझने के लिए कोई ट्यूशन रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली रखनी पड़ेगी। या तो भाई शाहीन बहुत हेड स्ट्रांग है एज ए स्किपर मेरा ख्याल है, और मैं यहाँ पे फिर वापस जो बात लेके आता हूँ, यू नो, लिटिल बिट ऑफ रेस्पाइट फॉर बाबर आजम। पहले मेरे ख्याल 41 गेंदों पे शायद 46 रन बनाते हैं, या 46 पे 41 समवट, वो 98 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके बाद हम एक ताबड़तोड़ अच्छी हाफ सेंचुरी, निफ सेंचुरी देखते हैं, वो भी चेस करते हैं जब रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो आई थिंक मैं बाबर के हवाले से ज़रूर बात करना चाहता हूँ, उनकी शॉर्ट सिलेक्शन, उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा बिल्ड हुआ होगा फ्रॉम द इनिंग्स दैट ही प्लेड यस्टरडे। इनिंग्स तो इस सिचुएशन में तो ऑलमोस्ट आइडियल था, क्योंकि ज़्यादा रन्स नहीं चाहिए। जो एक और जो बीच में मैं विद इन ये PSL की ये ख़ास बात है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके आपस में मुकाबले, जो विद इन मुकाबला होता है, तो कल वो बिल्डअप तो यही था कि नहीं, शाहीन वर्सेस बाबर, बिल्डअप सारा यही था, ना सिर्फ मैच का, कप्तानों का नहीं, लेकिन एक्चुअल शाहीन बॉलिंग कर रहा है और बाबर बैटिंग कर रहा है।
तो बाबर अब मतलब इस मैच के बाद तो कह सके कि वो मुकाबला में जीत गया, तो वो एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट्स इट्स क्रूशल एज वेल। इसी के साथ मेरे ख्याल है दूसरी जानिब अगर हम बाबर के साथ बात करते हैं, बाबर सम रिस्पेक्ट फॉर यू ऑब्वियसली, दूसरी तरफ से जो पार्टनरशिप मिलती है उनको हुसैन तलत की शक्ल में, आई थिंक दैट्स ग्रेट एज वेल। जिस तरह से वो मेरा ख्याल है कल खेले एज एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, समथिंग व्हिच वाज फिनोमिनल एंड टू बी डिस्कस्ड। बिल्कुल, आई थिंक ये एक मिसिंग परफॉर्मेंस जो कल दी है पेशावर ज़ल्मी ने, दिस विल गो अ लॉन्ग वे फॉर देम इन दिस PSL, क्योंकि ना सिर्फ जैसे बाजिल भाई ने बात की बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस, फास्ट बॉलर्स अल्जारी जोसेफ का एक बहुत, दो प्लेयर्स जिनका बहुत मुश्किल टूर्नामेंट अब तक जा रहा था, हुसैन तलत की बात करें, अल्जारी जोसेफ, दोनों ने टेक ऑफ कर लिए, बाबर भी। तो तीन ऐसे प्लेयर्स का आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली टीम में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस की बात को आगे लेके चलता हूँ। पेशावर ज़ल्मी अभी तक 2 ही मैचेस जो है वो जीतने में कामयाब हुए, एक वो 120 से जीत जाते हैं, एक वो 7 विकेटों से जीत जाते हैं। सो पेशावर ज़ल्मी भी या तो आपको अर्श पर मिलते हैं या फिर फर्श पर मिलते हैं। हाउ डू यू सी कि इन 2 विन्स के साथ उनका कॉन्फिडेंस कितना एज ए टीम बूस्ट अप हुआ होगा? इस HBL PSL में ना एक चीज़ मिसिंग है, हमने क्लोज मैच नहीं देखने को शायद एक देखा है या 2 मैक्स, मतलब 2 खींच के एक 2 वो कराची का था, दूसरे को आप कहें तो वो तकरीबन 1 ओवर पहले खत्म हो गया था। उसके अलावा ये बड़ी विक्ट्रीज ही हो रही हैं, ऐसे कोई मतलब ऑलमोस्ट दूसरी इनिंग के 8-10 ओवर के बाद आपको पता होता है मैच किस तरफ जा रहा है, और उससे पहले भी पता चल जाता है कि मैच किस तरफ जा रहा है। तो जो आपने विक्ट्रीज का बताया, ये तो सारी टीमें, मासवा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कंसिस्टेंटली हर मैच जीत रहा है, बाकी सब ऐसे ही है, या तो बड़े आराम से हार रहे हैं या बड़े आराम से जीत रहे हैं। लेकिन जो इसमें अच्छी बात उनके लिए ये है कि क्योंकि इस्लाम अब ये जो 2 से लेके 6 की टीमें हैं, ये यही उनका दिल यही होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब सारे मैच ही जीत जाए ताकि ये निचला खुला रहे। बिल्कुल, अगर किसी टीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बीच में हरा दिया तो फिर मसला हो सकता है। बट पॉइंट्स अब तो वो उस टाइम आखिर के टाइम पे चले गए हैं, लेकिन इस अगर आप टेबल पे देखें ना तो आपको फौरन एक सरप्राइजिंग चीज नजर आ जाती है। क्वेटा के 5 सबके, क्वेटा के 3 पहली दफा हुआ है। आपने शायद ऑफ कैमरा ऑफ एयर बात की थी मेरे से पिछले मैच पे कि ये कैसे हो रहा है। इस दफ़ा शायद शेड्यूलिंग का थोड़ा सा मुझे हैरानगी हुई है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे होता नहीं है, और इस दफ़ा डबल हेडर्स भी बहुत कम है, आपके पास विंडो काफ़ी थी। बट आई डोंट नो कि क्या हुआ है कि अब क्वेटा ने सिर्फ 3 मैच खेले हुए हैं और बाकी टीमों ने 5 मैच खेले। बाकी ऐसी टीमें हैं जो आपस में अपने 2-2 मैच भी खेल चुकी है, और क्वेटा ने अभी अपनी सिंगल लीग जो पहली लीग है वो भी कंप्लीट नहीं की। तो काफ़ी मतलब या शेड्यूलिंग का या तो विंडो बहुत बड़ी थी, इस वजह से मैनेज नहीं हो सका। लेकिन समझ नहीं आई कि ऐसे मैंने पहली दफ़ा देखा है, ऐसे HPL PSL में पहले कभी हुआ नहीं है, चाहे विंडो कम हो या बड़ी हो, कभी ऐसे हुआ नहीं। इस दफ़ा तो आपके पास मतलब लंबी विंडो है कि सिंगल हेडर्स ज़्यादा हैं, तो उसमें अजीब सी बात है। और जो गैप्स आ रहे हैं मैचेस में वो भी अब मतलब 7 दिन का गैप, अब क्वेटा का भी 7 दिन का गैप आया है, उससे पहले लाहौर का 7 दिन का गैप आया था। तो उसमें भी मतलब शायद फ्रेंचाइजी ने मंजूर किया हो कि जी हमें इतना लंबा गैप मिले, लेकिन मेरे हिसाब से एक T20 टूर्नामेंट में इतना लंबा गैप आया ना तो वो अपसेट। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी टीम्स के साथ आपके मैच हुए हों और इन 2 टीम्स के साथ आपके मैचेस ना हुए हों। लेकिन जो एक और चीज़ जो बड़ी खुश आई थी, खैर लाहौर में हमेशा होती है या पिंडी में हमेशा होती है, क्राउड बड़ा ही दिल खोल के आता है। और पेशावर ज़ल्मी का क्राउड तो ऐसा कोई डेडिकेटेड क्राउड है कि वो अलग से उन्होंने एक पूरा एनक्लोजर अपने नाम किया, झंडे लहराए, और लाहौर दूसरी तरफ। और वो जब बाबर आजम की मेरे ख्याल अपील हुई थी तब जो एक रिएक्शन देखने में मिला ऑडियंस पे, वो दैट वाज सिंटिलेटिंग फॉर अस टू सी। एब्सोल्युटली, आई थिंक कल अच्छा रिव्यू भी लिया, और बाबर की इसमें कोई शक नहीं है। जो फ़ैन फॉलोइंग है, मैंने तो खुद भी ऑब्वियसली स्टेडियम में भी एक्सपीरियंस किया है, पिंडी हो या कहीं पर भी हो, जिस वक्त बाबर आते हैं बैटिंग पे तो पता चलता है कि क्राउड उनके दे आर बिहाइंड है। बेशक लाहौर की जर्सी पहनी हो या पेशावर की पहनी हो, किसी की भी पहनी हो और किसी भी क्राउड में हो। अब देखें आप, लाहौर की होम क्राउड था बट फिर भी बाबर आजम की सपोर्ट थी, तो वो एक सुपरस्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो बैड पैच से गुजर रहे हैं और होपफुली इन 2 इनिंग्स के बाद उसमें से निकल आएंगे। बट ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। आपके फैंस, आपका अपने जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनको ना सिर्फ अपने सामने देखना बट परफॉर्म करते देखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमें सुपरस्टार्स चाहिए। आपको क्रिकेट को एक ऐसी
स्पोर्ट बनाने के लिए फ़र्क ही है। हमने बाकी स्पोर्ट्स को अनफॉर्चुनेटली सुपरस्टार्स नहीं दे पाते, हम लोग नहीं देख पाते उनको टीवी पे, नहीं देख पाते उनकी परफॉर्मेंसेस जब वो दूसरे मुल्क जाते हैं। क्रिकेट में फ़ायदा ये है कि आपको मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें स्टार्स की ज़रूरत है, हमें सुपरस्टार्स की ज़रूरत है टू कीप दिस गेम अलाइव एंड थ्राइविंग। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि बाबर ने परफॉर्म। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर हमारे बहुत सारे लेजेंड्स से टेलीविजन पर या पॉडकास्ट पर ये बात की जाती है कि जी वो 90s वाले लेजेंड्स क्यों नहीं मिलते। तो मैं आपको एक बात बहुत वसूख के साथ बताना चाहता हूँ कि बाबर आजम, जैसे अभी बाजिद भाई ने कहा कि जब पिच की सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक और मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा खेलें। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों की बात करें, लाहौर कलंदर ने एक आपको मिसाल दे दी है कि अगर पिच डिफिकल्ट हो तो हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। सो आई थिंक फॉर बाबर आजम टू बी आउट देयर, दुआ करता हूं मैं कि वो उस रफ पैच से बाहर आ चुके हों और आने वाला वक्त उनके लिए और अच्छा, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए वो हमेशा जो है जिस तरह से अपनी काबिलियत जाहिर करते हैं या एग्जिबिट करते हैं उस तरह करते रहें। छोटे से वक्फे की जाने बढ़ रहा हूँ, जब वापस आएंगे ऑब्वियसली आज के मैच के हवाले से बात करते हैं। 7 दिन के रेस्ट के बाद एक टीम खेलने आ रही है और दूसरी टीम भी मेरा ख्याल 2-3 दिन के बाद ही आ रही है। इसके ऊपर बात करते हैं, हाउ विल द गेम टर्न आउट। एक तरफ सऊद शकील, द वेरी यंग सऊद शकील, और एक तरफ डेविड वार्नर। I mean, it's going to be a difficult contest. After a short break, don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। खवातीनो वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अभी वक्फे से पहले काफ़ी तवील हमने गुफ्तगू की कल के मैच के हवाले से। आज 15वां जो है वो मैच होने जा रहा है और अगर हम बात करते हैं तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स तकरीबन 7 दिनों के वक्फे के बाद जो है वो अब मैदान में उतरेंगे अगेंस्ट कराची किंग्स। इज़ द यंग Saud Shakil versus the very experienced David Warner. I think I'm going to move on towards Miss Sanamir first of all. Your take about Karachi Kings, locking their horns with Quetta Gladiators. तो जैसे बाजद भाई बात करें ना, एक हफ्ते के बाद कोयटा की टीम आ रही है तो थोड़ी भूल सी गई है कोयटा की टीम कि कौन कौन था इसमें। नहीं, लेकिन आई थिंक कप्तान आमर रोसो, साउद शकील, मजाक आई थिंक सऊद शकील, मुझे उनकी कैप्टनसी अभी तक पसंद आ रही है। पॉजिटिव भी ऊपर से खेल रहे हैं और ओवरऑल टीम ऑन पेपर अगर देखी जाए तो बड़ी तगड़ी टीम है उनके पास। बैटिंग भी ठीक है, पूरी है। बॉलिंग में भी आप देखें तो एक्सपीरियंस भी है मोहम्मद आमिर का, फिर अबरार भी वहाँ पर मौजूद हैं। बैटिंग में भी अगर देखें तो रायली रूसो हैं, खुद सऊद शकील अच्छी देखना चाहती हैं तो मैं आपके दिखाएं स्क्वाड भी दिखाएं कर देता हूं ताकि हम जरा और बेहतर तरीके से उसके ऊपर जो है वो रोशनी डाल सके या कासी कर सके। जी फ़हीम अशरफ इन्होंने पिक किया था, फिन एलन एट द टॉप है। मैं चाहूँगी मार्क चैपमैन को ज़रूर खिलाएं, उनको देखना चाहेंगे हम। अकील हुसैन बहुत अच्छे बॉलर है T20 क्रिकेट के अंदर। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी मौका नहीं मिला, खुरम शहजाद को भी मौका नहीं मिला, बट दे हैव गुड बॉलिंग एंड बैटिंग। और कुसाल मेंडस, दानिश अजीज भी हैं, शोएब मलिक भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑप्शंस इनके पास बेंच पे भी काफ़ी पड़े। हमें प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ आपके पास बेंच पे ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे मुल्तान सुल्तान का अगर बॉलिंग लाइन हम ठीक करने की सोचें कि अच्छा जी इनको कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनके 5 बॉलिंग के यूनिट को, 5 बॉलर्स को, तो आपको बाहर इतना कुछ नज़र नहीं आता। इनके पास वो ऑप्शन ज़्यादा हैं। बट जैसे बात की कि काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन से जाएंगे। कराची पिछले 1 हफ्ते में या 5 दिनों में 3 मैचेस खेल चुके हैं, लास्ट मैच इनका कराची से ही था। तो आई थिंक वो अब थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से ये आते हैं। बट ओवरऑल ऑन पेपर टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एग्जैक्टली बाजिद भाई, आगे तरफ बढ़ते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर बैटिंग तगड़ी लगती है आपको, बॉलिंग तगड़ी लगती है, और आपको कहाँ लगता है कि किस एरिया में इनको काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी खबर दूँ। खबर आई जी, इनका पिछला मैच किससे हुआ था? कराची। और आज भी ऐसे ही है। तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ चल रहा है, प्रॉब्लम ज़रूर है। जो इनका मसला ये है कि अमूमन ये मतलब बड़ी जेनेरिक सी बात है, बट अमूमन वो टीम अच्छा खेलती है जिसके लोकल प्लेयर्स परफॉर्म करें जी। अब इनके लोकल प्लेयर्स, जैसे फॉर इंस्टेंस साउद शकील कैप्टन है, इनको जिस मैच में इन्होंने परफॉर्म किया वो मैच जीते ये जी, बिल्कुल। तो इनको परफॉर्म करना है। हसन नवाज को, जो जब लोकल प्लेयर परफॉर्म करता है ना तो नॉर्मली आप मैच जीत जाते हो, क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर एक आधा तो उसने तो परफॉर्म करना ही करना है। True. तो लोकल प्लेयर ख्वाजा नाफे को ये इन्होंने खिलाया है, वो उस पे ड्यू है। फ़हीम अशरफ पे ड्यू है। तो ये लोकल प्लेयर्स इनके जो हैं उन पे बहुत ओनस है, और शायद उसी में लैकिंग है। जो इनका जो सबसे बड़ा परफॉर्मर था वो अब उस पर डाउट आ गया ना, वो उसको कॉल हो गया,
तो आपका वो जो एक जो आपने स्ट्रेंथ रखी हुई थी स्पिनर की स्ट्रेंथ वो कम होगी, तो थोड़ा सा उसमें लेकिन वो भी खिला तो सकते हैं भी उसको, खिला सकते हैं, लेकिन अब लेकिन हो सकता है कि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे लेकर आए फिर नहीं, अगर उस और फिर भी कॉल हो गया तो फिर गड़बड़ हो और जाएगी। फिर ये हम डिस्कस करते हैं फिर आगे उस बेचारे का क्या होगा, बट वो इनका जो एक वो प्लान था वो तो डिस्टर्ब हो गया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये मतलब जो ऊपर के 2-4 प्लेयर हैं इनके जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जी वो परफॉर्म करेंगे तो ये इनकी टीम इतनी बुरी नहीं है। बैटिंग शायद थोड़ी सी बैटिंग बेहतर है, बॉलिंग में स्पिनर्स पे इन्होंने बहुत रिलाई किया हुआ था, अब अबरार है और उस पे अली माजिद को अब खिलाया है, बट वो फर्क तो आ गया है क्योंकि उस्मान तारिक जो था वो ऐसा स्पिनर था जो हिट खा नहीं रहा था, तो वो फर्क तो आएगा। उसकी वजह से अब इनकी फास्ट बॉलिंग देखें ना तो फास्ट बॉलिंग में उतनी डेप्थ नहीं है। शॉन एबट ज़रूर हैं, आमिर को हम बहुत रेट करते हैं, बट आमिर भी आपको हर मैच में फॉर्म करके नहीं देगा, तो तीसरा आपके पास ऑप्शन कुछ अभी इन्होंने खिलाया भी नहीं है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। फ़हीम अशरफ आपका तीसरा ऑप्शन है, लेकिन फ़हीम अशरफ को एक तो बॉलिंग नहीं ज़्यादा करवा रहे, प्लस वो लग नहीं रहा कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे। हाँ, तो वो एक गैप ज़रूर है इनके। ठीक है, आई थिंक वेरी वेल पुट एज वेल। अब जरा चलते हैं कराची किंग्स की जानिब, तो मैं सना की तरफ ही रुजू करता हूँ। सना, मतलब कराची में एक गेम तो उनके लिए बड़ी खुश आई थी, दूसरी गेम उनके लिए उतनी खुश आई नहीं हुई। सेम गोज फॉर मुल्तान, इन मुल्तान इस बार एक गेम अच्छी रही एक नहीं रही। तो हाउ डू यू सी कराची किंग्स, क्या स्ट्रेंथ है जिस पे आज वो रिलाई करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन शिफ्ट्स वो देख सकते हैं, और क्या अभी वो कोशिश करेंगे कि हमें न्यू कॉम्बिनेशन ट्राई करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि यार वो थोड़े सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, कराची का जो सिर्फ एक बहुत मज़ेदार हेडेक है वो है केन विलियमसन को कैसे खिलाना है, क्योंकि वो अब पहुंच आए हैं कराची और इनके पास सारा टॉप ऑर्डर ही भरा हुआ है। अगर फॉरेन प्लेयर्स देखें, एक मोहम्मद नबी और एडम मिल नीचे आपको नज़र आते हैं ऑलराउंडर्स और बॉलिंग कैटेगरी में। बाकी सारे अगर आप इनको देखें तो ऊपर जेम्स विंस हैं आपके पास, डेविड वार्नर हैं, टिम साइफर्ट हैं, अब केन विलियमसन भी आ गए, और शान को आप ऑलरेडी बाहर बिठाया हुआ है आपने टॉप ऑर्डर। लितन दास भी ठीक बिठाया हुआ है या गलत बिठाया हुआ है? देखिए, वो ऑब्वियसली उनको शुरू में एक डिसीजन बहुत अर्ली करना था। मुझे लगता है थोड़ा सा हार्ड डन ज़रूर है शान के। एक टीम का आप एज अ ड्राफ्ट तक आप कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टीम को देख रहे होते हो और 1-2 मैचेस के बाद ही आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, तो डिफ़िकल्ट होता है एक प्लेयर के लिए। तो मुश्किल ये फैसला ज़रूर है जो शान को ऑब्वियसली अभी उसमें से गुजरना है, लेकिन अब क्या पता कोई अपॉर्चुनिटी खुले किस तरीके से, क्योंकि इनको ये बैलेंस करना पड़ेगा। मोहम्मद नबी को अब आप बाहर नहीं बिठा सकते जिस तरह की परफॉर्मेंस है। फिर अगर केन को आज खिलाना है तो यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि टिम साइफर्ट इनके पास विकेट कीपिंग भी कर देते हैं, विंस ने जितना परफॉर्म कर दिया उसको आप बिठा नहीं सकते, डेविड वार्नर खुद भी नहीं बैठेंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन मोहम्मद नबी को आप नहीं बिठाना चाहेंगे। बैलेंस आपका पहले भी आउट हो गया था, जब से मोहम्मद नबी आमिर जमाल आए हैं टीम में तो इनका बैलेंस बेहतर हुआ। सो आपको फिर फैसला टिम साइफर्ट और केन विलियमसन में ही नज़र आता है कि उधर ही आपको वो एक चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल लग रहा है। और एडम मिल भी इसका मतलब आप नहीं खिला सकते, तो ये एक इशू है कि मोहम्मद नबी को अगर ये लोग खिलाते हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो किस तरीके से बाकी टीम बनाते हैं। बाकी ओवरऑल ऑब्वियसली जब आप जीत रहे होते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है। पिछला मैच डेविड वार्नर जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे उन्होंने भी अच्छा खेल दिया, तो ओवरऑल आई थिंक कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। खुशदिल भी अच्छा खेले एक मैच में, तो ये अब देखना होगा कि अब आने वाले मैचेस में किस तरीके से लेके चलते हैं। बट आई थिंक ऑन पेपर मुझे फिर भी क्वेटा की टीम काफ़ी बैलेंस नज़र आती है, इवन दो कि ये टॉप हैवी हैं। अगर बैटिंग में देखा जाए तो टॉप हैवी ज़रूर है, बट ओवरऑल मुझे फिर भी क्वेटा की टीम ज़्यादा पसंद आती है। आपको क्वेटा की टीम ज़्यादा पसंद आती है? कराची किंग्स में जो दूसरा प्रॉब्लम है ना, नंबर 4 का, जो आपने कहा शान को बाहर बिठाया, नंबर 4 का इनका प्रॉब्लम है। इन्होंने मेरे ख्याल साद बेग को भी खिलाया नंबर 4 पे, शायद एक और भी रियाजुल्लाह को भी नंबर 4, वो नंबर 4 का इशू है। इनके पास मिडिल ऑर्डर का बैटर पड़ा है, अगर जेन्युइन आप मिडिल ऑर्डर का बैटर इनके पास बाहर बैठा हुआ है वो उमैर बिन यूसुफ, तो उसको अभी मतलब इन्होंने खिलाया नहीं है। बट अगर जब ये ड्राफ्ट में इन्होंने जो सिलेक्शंस की होंगी उसमें टॉप ऑर्डर के लिए तो बहुत प्लेयर लिए हैं, लेकिन जो आपने मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर एक ही लिया है और उसको आप नहीं खिला रहे, शायद उसको मतलब टीम में जगह नहीं बनती है, वो अलहदा बात है। बट अगर आपने मिडिल ऑर्डर का एक प्लेयर रखा हुआ है और आपको मिडिल ऑर्डर का ही प्रॉब्लम है, तो फिर लॉजिकल बात ये तो यही होती है कि अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं तो उसको खिलाएं। केन विलियमसन का जाहिर है वो आना आपने 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खिलाना ना, उसको आप कैसे फिट करेंगे ये
समझ नहीं आ रही कि क्या कहाँ पे फिट होगा। उमर बिन यूसुफ आते हैं तो अगर साथ बेग नहीं भी खेलते तो टिम सैफर्ड कीपिंग कर लेते हैं, वो इशू नहीं है। इशू अब ये है कि इतना बड़ा नाम आया कि शायद उसको भी ना खिलाएं, बट वो प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर की आएगी जो तो है सही। वो बट आएगी। उमर बिन यूसुफ भी अभी भी इमर्जिंग में तो नहीं आ सकते ना। जी, मैं- तो emerging में- सात बेग तो इमर्जिंग में emerging खेल में रहा खेला। था ना, तो अब आपको वो भी एक प्रॉब्लम है कि उनको लाना कैसे आपने इमर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इमर्जिंग में और उनके पास उमर बिन option है यूसुफ क्या? इमर्जिंग में नहीं आता, नहीं ये आते कंफर्म है। मैं यही पूछ रही हूँ कि नहीं, मुझे मेरा नहीं ये ख्याल confirm क्योंकि नहीं उनको अब शायद वो आ पाएंगे, पर देखते हैं। आई थिंक ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा, बट वो भी एक ऑब्वियसली विद China हाँ, मेरे ऑल ख्याल द से परम्यूटेशंस नहीं, ये नहीं, भी एक प्रॉब्लम documents में है। हाँ, जाना सही पड़ेगा। कह रही हैं। फवाद अली शायद इमर्जिंग में है, ये तेज बॉलर हैं, तो वो नंबर खैर वो जो भी इश्यूज हैं, नंबर 4 वाला प्रॉब्लम इनसे हल नहीं हो रहा अभी तक। और वो मेरा ख्याल है ये डिफिकल्टी खैर अभी आज शायद केन खेलते हैं नहीं खेलते हैं, मेरा ख्याल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थोड़ी देर में जब मैच शुरू होगा हमें पता लग जाएगा। बट सबसे पहले मेरा ख्याल है विन द टॉस, बैट फर्स्ट और बॉल फर्स्ट। लाहौर में मैच में Yes. तो अब तो पहले मैच के बाद तो आप बॉल फर्स्ट ही करेंगे। मुल्तान सुल्तान के साथ भी यही डिफिकल्टी हुई है, मुल्तान में कराची के साथ भी यही डिफिकल्टी हुई है। लेकिन मुल्तान वाला जो पहला जो मैच था वो ड्राई पिच था, ये पहला मैच जो था वो घास वाला पिच था। इधर से तो नहीं पता चल रहा है कौन सा पिच होगा, लेकिन फ्रेश पिच पे लाहौर में, चाहे वो घास वाला हो चाहे बैटिंग पिच हो, अगर बैटिंग पिच है तो वैसे ही आप सेकंड बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर घास वाला पिच है तो कल हमने देख लिया कि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और अब जो passport- जो 6 मैचों के बाद आ रही है टीम, फिर उसको बॉलिंग करानी चाहिए ना पहले। उसको वैसे ही कह दें कि आप बॉलिंग करें। क्या बॉलिंग करें यार, बड़े दिनों बाद आ रहे हैं। क्या एवरेज स्कोर देख रहे हैं बॉस लाहौर में आज? ये आज स्कोर होगा, हाई स्कोर होगा आज 200 high score 230 होगा। कल वाला नहीं होगा, आज 200 high प्लस score चलेगा। इन्होंने अंदर की खबर निकलवा दी, यार, पिच- उनके पास आपको पिच पता की है, खबर बासित मंगवा भाई के ली है। पास इस टाइम- वीके ने वो छोड़े, आपको जो आपने एक ब्रेक से पहले जाने वाली एक बात की थी, तो एक हमारे कराची में 2 मैचेस हुए हैं जिससे पीएसएल का बहुत मज़ा ख़राब हुआ है। बिल्कुल हुआ। मज़ा ऐसे ख़राब हुआ है कि आप बॉलिंग पिच बना दें या पिच ऐसा, लेकिन ऑकवर्ड मतलब इनवेरिएबल बाउंस नहीं होना चाहिए। जी। अब वो माशाल्लाह वो उस पिच में देखे, उसके बाद मैंने उधर मुल्तान जाके मजाक किया था, उस पिच पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ऑस्ट्रेलियन मिट्टी डाली हुई है उसके अंदर, और ऑस्ट्रेलियन मिट्टी पे जो आप 2 मैचेस खेले हैं, उस दोनों मैचेस में कभी किसी के ग्लव पे बॉल लग रहा है, कोई ड्राइव मारा तो इधर से जा रहा है, कोई बॉल फंस रहा है, कोई तेज़ जा रहा है। तो वो अगेन आर्टिफिशियल अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो कुदरत तो फिर से, यही तो फिर होता है। ये कुछ होता फिर है, नतीजा कुदरत से यही आप होता है। खेलते हो। तो आप कहने को तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात हुई, और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी आई है। मंगवा के जी पिच तैयार कर लेकिन ली। असल में वो मिट्टी ने तो पाकिस्तानी मिट्टी के साथ ही मिलना ना। बिल्कुल। तो वो जो 2 मैच से जहाँ कराची में रन्स होते हैं वहाँ पे आपने मैच खराब, चाहे वो आखिरी 1 ओवर पहले गया हो मैच, लेकिन मैच खराब हुआ। जो बैटर्स थे जी। और मतलब एक शायद मनरो या कोई बॉल खेला तो ऐसे गया, तो उसके ग्लव पे ऐसे लग के बॉल गया, तो वो पिचेस T20 के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर आप मुल्तान जाते हो जब 240 होता है, और ये प्योर बैटर बोल रहे हैं ना, दो- हम जो ऑलराउंडर है हम कहते हैं नहीं सही है, ऐसे थोड़ा सा नहीं, इसमें आप अगेन आप फॉर्मेट्स मिक्स करते हो ना, स्पेशली जब लीग जो पीएसएल लीग है दैट इज एंटरटेनमेंट। अगर आप किसी से भी जाके बिल्कुल। कहोगे तो आप हाई स्कोरिंग मैच हो, नेल बाइटिंग हो, क्लोज फिनिश हो, बड़ा स्कोर हो और आखिर बाउंसर तक एंटरटेनिंग नहीं लगता नहीं करे बाउंसर, लगता तो है मुझे। सामने से बॉल अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, इधर वो भी अच्छा कोई लगता ग्राफ पे लगे सामने से ball बाउंस ना हो ना। है। सामने से ना हो। सामने से हाँ, मतलब bounce इतनी ना। नजदीक पड़ के ना इतनी मुंह की अब तरफ एक आना ही चाहिए। बाउंसर है तो सामने से भी Exactly. So your pick of the team, you know which team are you going to go with today? मैं कराची किंग्स। कराची किंग्स के साथ जा रहे हैं बाजिद भाई, और आप किस क्वेटा ग्लेडिएटर। क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ जा रहे हैं। I think that's आज what- मैं अभी एक और सवाल पूछना आज चाहता साथ था, छोड़ गई। मुझे ये नहीं पता कि नहीं, मैं मेरे कल- पास टाइम मैं है कल या नहीं prediction दे है। चुकी एक छोटा सा हूँ। सवाल पूछना चाहता था, वो जो इंजमाम भाई ने कहा था कि यार वो ग्रास देकर पिच के ऊपर काफी सारे खिलाड़ी अपने आप को जानबूझ के इंजर बोल देते थे, ऐसा कोई खिलाड़ी आपके जहन में आता है या नहीं आता, ये बता दें। आज घर जाने दोगे लोगों के लिए? मैं खुद ऐसा यार ये आपने सेफ आंसर दिया, मैं हालांकि खुद आप ऐसा आज player तक आपने कभी सेफ आंसर नहीं दिया, अभी आप सेफ आंसर दे नहीं रहे हैं। सेफ नहीं, जेन्युइन आंसर दे, मैं खुद ऐसा प्लेयर हूं, मैं कह यार Okay, well, thank you so much for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, in a couple of hours, we'll certainly be taking you to the action, which is going to be Karachi Kings versus Quetta Gladiators. Stay tuned to PTV Sports for the non-stop action that we're bringing you from Pakistan Super League's 10th edition, or may it be sports all over the globe. Look after yourselves. Game on.